तो मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, especially which decisions are going to be taken under marginal costing. It is written in front of you. If you want to use the spare capacity, if you have the capacity and not producing, you're not utilizing that capacity and you want to use the spare capacity, then you will consider only the variable cost of producing the units, because fixed cost, total fixed cost will never change. When it is not changing, so it is irrelevant with the decision. देखो, हम अगर एक यूनिट बनाते हैं, 10 रुपए का एक यूनिट बनाते हैं और हमें ऑर्डर आता है कि आप 50 यूनिट हमें बना के दें, हम 50 यूनिट पर सिर्फ जो 10 रुपए का यूनिट बनता है वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारी मशीन में कैपेसिटी है 50 यूनिट और बनाने की और वो स्पेयर है। तो मशीन की डेप्रिसिएशन को, मशीन की कॉस्ट को उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है डिसीजन में। ओनली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर, हमें स्पेशल ऑर्डर मिला है कि आप 50 यूनिट हमें और बना दें, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी भी है, लेकिन जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस उससे कम पे आप बना के दें हमें, तो हम ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमें कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो रहा है हम वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमें आनी है, उसका उस स्पेशल ऑर्डर के प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पेशल ऑर्डर नहीं भी एक्सेप्ट करेंगे तब भी आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो इट बिकम्स इररेलेवेंट विद द डिसीजन, बिकॉज इट हैज टू इनकर एनीवेज। either you are going to accept the special order, either you are going to accept the order below normal selling price, or you will not accept. fixed cost तो पढ़नी है आपको। अगर आपको कोई भी ऑर्डर या कोई भी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव दे रहा है तो यू विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इट एंड सेल इट। सो ओनली वेरिएबल कॉस्ट विल बी कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग द डिसीजन regarding use of spare capacity, acceptance of a special order, acceptance of an order below normal selling price, discontinuation of an order। कभी को भी हम इसी डिसीजन पे लेते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपको वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो आप उसको बनाते रहेंगे, क्योंकि जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है फिक्स कॉस्ट तो पढ़नी है। मिसाल के तौर पे मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, बिजनेस भी पढ़ाता हूँ और अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स में तीनों में मुझे फिक्स कमरे का रेंट पे करना पड़ता है 10,000, जो कि फिक्स्ड है, मैं पे कर रहा हूँ। अब मैंने कहा चलो मैं सोशियोलॉजी भी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। अब सोशियोलॉजी पढ़ाने का डिसीजन लेते वक्त मैं सिर्फ सोशियोलॉजी की वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करूंगा, क्योंकि कमरे का किराया तो भाई मुझे पड़ ही रहा है। वैसे ही वो सोशियोलॉजी पढ़ाने के डिसीजन को एक्सेप्ट करने से या रिजेक्ट करने से फिक्स कॉस्ट में इजाफा या कमी नहीं होगी। तो फिक्स कॉस्ट बिकम्स इररेलेवेंट नॉर्मली इन द डिसीजन मेकिंग, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग। मैं एक टीचर रख देता हूँ, टीचर मुझे कहता है जी मैं आपसे 10,000 रुपये लूंगा एक क्लास का, बच्चे मेरे पास जो है वो 3 है, वो दे रहे हैं 30,000। अब मुझे बताओ कि मुझे उस टीचर को रखना चाहिए कि रखना चाहिए, क्योंकि मुझे 20,000 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक्स्ट्रा, उसमें से मुझे बिल्डिंग का किराया की कॉस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग का किराया तो मुझे पहले भी पे करना पड़ रहा था जब मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। चौथा सब्जेक्ट मुझे एक्स्ट्रा फेवर के तौर पर मिलेगा, मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा 4th सब्जेक्ट का। जी मोबाइल यूज कर लो, वरना मैंने आपसे कहा था आप घर आ जाते हैं, आपको घर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, तो उसके बाद और कहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है? मेक और बाय डिसीजन में। मेक और बाय डिसीजन में मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है। देखिए क्या लिखा है मैंने, इफ द वेरिएबल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज लेस देन द परचेज कॉस्ट, वी विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने की, उसकी बाहर से खरीदने की कॉस्ट से कम है,
तो आप बनाएंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे। और अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज मोर देन द परचेज कॉस्ट, तो वी विल नॉट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। भाई अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ, खुद से बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं महंगी बनाता हूँ और बाहर सस्ती है, तो बाहर से खरीद लो भाई, क्या जरूरत है बनाने की। और अगर मैं सस्ती बना रहा हूँ तो मैं बनाऊंगा, सारी बात, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है मुझे, आई विल मैन्युफैक्चर माई सेल्फ, बट ओनली वेरिएबल कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड इन मेक और बाय डिसीजन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपको पढ़नी है, वो तो कम हो ही नहीं सकती, आप बनाएं या खरीदें। तो देखें, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक होती है फिक्स, डिसीजन मेकिंग में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक होती है रेलेवेंट कॉस्ट, एक होती है इररेलेवेंट कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड एंड इट इज नोन एज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब यानी डूब जाना। Sunk cost is a cost which has already been incurred and can never be refunded back to you, can never be retrieved. Fixed cost is a cost which has already been incurred and now that has gone into waste. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि यार मैं जोहर टाउन में अपने नाम से एकेडमी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या एकेडमी चल जाएगी? हादी ने मुझे कहा सर आपका तो नाम ही नहीं है, आपको तो कोई जानता ही नहीं है सर, जो टीचर जानते हैं सर उनका नाम होता है, आप क्या कर लेते हैं, रातों को पढ़ाते तो है लेकिन नाम नहीं है सर आपका। मैंने कहा यार बात तो उसकी सही है, तो यार लेकिन जो टाउन मैं अपने नाम से एकेडमी खोलूं चलेगी? तो इसने कहा सर ऐसा करें, मार्केट रिसर्च कर लेते हैं, पहले लोगों से फीडबैक ले लेते हैं। अब फीडबैक लेने पर मैंने 2 बंदे हायर किए, उनको पे किया, और फीडबैक लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं एकेडमी नहीं स्टार्ट कर सकता अपने नाम से, इतना बेनिफिट नहीं होगा मुझे। तो वो जो मैंने खर्चा किया उस 2 बंदों पर जिन्होंने रिसर्च की, वो क्या है? वो संक कॉस्ट है, विच इज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। उसका डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि डिसीजन से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि वो डिसीजन हम लें एकेडमी खोलने का या ना लें, वो लग चुकी है, तो वो ऑलरेडी संक कॉस्ट है। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल, ऑल वेरिएबल कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट, and if because of the decision there is change in fixed cost, that also becomes relevant. Relevant cost is always future cost, it is always incremental cost yani additional hoti hai. It can be opportunity cost, it is the contribution lost by taking the alternative, and there is always involvement of outflow of cash has to be there, यानी आपके हाथ से पैसा जाना जरूरी है फ्यूचर में, और इजाफी पैसा जाना चाहिए। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो सकती है कि आपने जो अपना कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गो किया है, तो वो भी आपको कॉस्ट शामिल करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं एक बच्चे को पढ़ाता था, उससे 20,000 रुपये लेता था, मुझे एक और ऑप्शन आ गया, मैं एक बच्चे से 40,000 रुपये ले सकता हूँ। मैंने 20,000 वाले बच्चे को छोड़ के 40,000 रुपये एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरी 20,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मुझे बेनिफिट कितने का और है? 20,000 का, बिकॉज 40,000 में से 20,000 तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन आई हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ द next best alternative, to achieve the next alternative. So that is basically the decision making in which we need to calculate, we need to take the relevant cost only, which is includes all variable cost, and if there is a change in fixed cost we will also take into account. तो relevant cost हमेशा future cost होती है, incremental in nature होती है, opportunity cost भी relevant cost ही होती है, बता दिया था मैंने। और there is always an outflow of cash has to be there, हाथ से पैसा जाएगा तो आपकी कॉस्ट लगेगी ना। तो ये है बेसिकली डिसीजन मेकिंग का पहला पेज ही आपने सिर्फ देखना था, बाकी हम जब सवाल करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीजों की समझ आना शुरू हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर जो हमने सॉल्व करना है। तो आपका कि आप सिलेक्शन ऑफ ए मशीन, which machine you want to choose out of 2 machines, ठीक है जी, आप कौन सी मशीन चूज करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो डिसीजन आपने लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि पेज नंबर 893 पे है, ये आप निकालें। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 893 ये पेज है, इसको हम देखते हैं हम कैसे इसको टेकअप करते हैं, कैसे इसको हम समझते हैं। पेज नंबर 893 के ऊपर ये हमारा क्वेश्चन है जो हम निकालिए सर। सॉल्व करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है।
इसको हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है वो टेकअप करेंगे, कितना हैंडल करेंगे। तो देखें, कहता है जी कि कैरियोकी, जो भी कह लें आप, कैरियोकी लिमिटेड इज स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील रॉड्स फॉर यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्या बनाता है वो? स्टील रॉड्स बनाता है। द कंपनी हैज 3 डिफरेंट मशीन्स, ईच ऑफ विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रॉड्स। कंपनी के पास 3 मशीन्स हैं और हर एक मशीन जो है वो रॉड बना सकती है, यानी मशीन केपेबल है रॉड बनाने के लिए। हमने डिसाइड करना है कि रॉड हम बनाए या ना बनाए। When a company receive a new order, it has to decide which of the 3 machines to use. कंपनी जब एक नया ऑर्डर रिसीव होता है कंपनी को, तो कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो तीनों में से कौन सी मशीन को इस्तेमाल करें, कौन सी मशीन को यूज करें। जाहिर बात है जो मशीन सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रही है या जिसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है उसको हम अडॉप्ट करेंगे ना। तो डाटा रिगार्डिंग द मशीन्स आर एज फॉलोज। सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर, मशीन ए की विच इज ए फिक्स कॉस्ट, बेसिकली सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर इज ए फिक्स कॉस्ट। ए की 200 है, बी की 330 है और सी की 600 है। नंबर ऑफ रॉड प्रोड्यूस पर मशीन आवर, एक मशीन आवर पर आप इतने नंबर ऑफ रॉड्स बना लेते हैं। 100 बनाता है ए, 150 बनाता है बी मशीन, और सी 200 रॉड्स बना लेती है एक मशीन आवर पे। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स कितने हैं? 4 बंदे ऑपरेट करते हैं मशीन ए को, 5 बंदे ऑपरेट करते हैं मशीन बी को, और मशीन सी को 6 बंदे ऑपरेट करते हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ईच मशीन इज 12 पर डायरेक्ट लेबर आवर। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हर मशीन पर 12 पर डायरेक्ट लेबर आवर लग रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल नीडेड टू प्रोड्यूस 100 rods is 300. Direct material needed to produce 100 rods is 300, whichever machine is selected. Machine operators are paid 10.5 per hour. 10.5 per hour machine operators को पे कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें कि आप 100 रॉड्स बनाते हैं $300 की, तो एक रॉड कितने की बनी? एक रॉड पर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? देखें, 3। डायरेक्ट मटेरियल नीडेड टू प्रोड्यूस 100 रॉड्स इज 300। 100 रॉड्स को बनाने पर जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो 300 है। इसका मतलब है कि एक रॉड को बनाने पे 300 डिवाइड बाय 100, $3 लगेंगे एक रॉड को बनाने पे। हम कितनी रॉड्स बना रहे हैं? ऑर्डर P235 हैज बीन रिसीव्ड फॉर 3000 रॉड्स। हम 3000 रॉड्स बना रहे हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्डर P235 ऑन ईच मशीन के ऊपर आपने इस ऑर्डर को रिकॉर्ड करना है कि हर मशीन जो है वो इस ऑर्डर को कैसे रिकॉर्ड कर रही है, ये हमने देखना। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हमारी जो है वो कितनी है। तो ए पार्ट में अगर आप सॉल्यूशन को देखें जो आपके सामने है, डाटा को उसने बनाने के हमें ऑर्डर दिया है, क्या डाटा बनाया। तो ए पार्ट में देखें कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है जी? 3000 रॉड्स इसकी बनानी है आपने। जी, तो 3000 रॉड्स आप बना रहे हैं इसकी। बी की भी 3000 रॉड्स ही बन रही हैं और सी की भी 3000 रॉड्स ही बन रही हैं। ओके, ये बात तो समझ आ गई। प्रोडक्शन रेट पर आवर, प्रोडक्शन रेट पर आवर कितना है कि आप कितनी नंबर ऑफ रॉड्स एक घंटे पर बना लेते हैं। ए जो है वो 100 रॉड बना लेता है एक मशीन आवर पर। बी 150 रॉड्स बन जाती हैं एक मशीन आवर पर, और ये 200 रॉड बना लेता है एक मशीन आवर पर, 200 रॉड बन जाती हैं। तो कितने ऑपरेटिंग आवर चाहिए होंगे 3000 रॉड्स बनाने के लिए? अगर आप 100 रॉड्स बना लेते हैं एक मशीन आवर यूज करके, पर मशीन आवर पे 100 रॉड बना लेते हैं, तो कितने आवर्स चाहिए आपको? ऑपरेटिंग आवर कितने चाहिए? 30 आवर्स आपको चाहिए। जब आप 3000 रॉड बना लेंगे, इसको कितने चाहिए? 20 आवर्स, और इसे कितने चाहिए? 15 आवर्स। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने हैं? इसके 4 हैं, इसके 5 हैं, इसके 6 हैं। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क कितने हो जाएंगे? इसके लगेंगे 120 आवर्स, इसके लगेंगे 100 आवर्स, और इसके लगेंगे 90 आवर्स। एम आई राइट? भाई 3000 रॉड जो है वो आपने बनानी है, और एक प्रोडक्शन रेट पर आवर का मतलब होता है
1 घंटे में कितनी रॉड बनाते हैं आप? 100। तो 3000 रॉड कितने घंटे में बनेंगी मशीन ए अगर बनाए तो 30 घंटे में। इसी तरह अगर मशीन बी बनाए तो 20 घंटे में बना लेगी 3000 रॉड, सी जो है 15 घंटे में। लेकिन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स मशीन ए को पर 4 बंदे काम करते हैं एक साथ, तो 4 बंदों के 30 घंटे लगेंगे ना, तो टोटल आवर उस पर लेंगे 120। मशीन बी पे 5 बंदे काम करते हैं तो उसकी टोटल आवर लगेंगे 20 घंटों के हिसाब से 100। और मशीन सी पे 15 घंटे काम होता है और 6 बंदे काम करते हैं तो 90 आवर्स लगे। यहां तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नो सर। पूछने किसी को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन है, इसलिए पूछ लें। निश्ते सर, निश्ते। ठीक है जी, समझ आ गई, इसका मतलब है। सर ऑपरेटिंग का आवर्स का दोबारा बता दो। जी बिल्कुल। ऑपरेटिंग आवर्स में क्या है, देखें कि आपने सबसे पहले निकालना है कि आपकी मशीन, एक मशीन कितने घंटों में 3000 रॉड बना देती है। मशीन ए जो है वो 30 घंटों में 3000 रॉड बना देगी, मशीन बी जो है वो 20 घंटों में, और मशीन सी 15 घंटों में बना देगी 3000 रॉड। लेकिन मशीन ए को चलाने के लिए 4 बंदे चाहिए। इसका मतलब है हर बंदा 30-30 घंटे लगा रहा है ना, 120 घंटे उस पर लेंगे, 100 घंटे मशीन बी पे लेंगे और 90 घंटे लेंगे मशीन सी पे। अब हम चलते हैं इससे आगे, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको आप लिख लें। आगे उसने क्या, कॉस्ट निकालनी है आपने। ये डाटा आपने लिख लिया होगा तो मुझे फिर इसको रब करना पड़ेगा। सर लिख लिए, मिटा दें। पिक्चर भी ले सकते हैं, जो कॉप बुक है उसके अंदर ही लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बुक के ऊपर ही लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, बुक के ऊपर ही लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जी आगे, अब देखिए जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो कितनी कितनी लग रही है आपकी, ए की, बी की और सी की। सवाल आपके सामने है, मैं इसी के ऊपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट मटेरियल पर जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 3000 रॉड्स पर, और एक की रॉड पर कितना मटेरियल लग रहा है जी, 3000 इंटू 3। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई। आप $300 खर्च करते हैं, मटेरियल लगता है $300 पर, डॉलर लगता है 100 रॉड्स पर। एक रॉड पे कितना लगा, $3 लगा ना। 3000 रॉड पे कितना लगा, 9000। 9000 और इस पे भी 9000। डायरेक्ट लेबर कितना लगता है, 10.5 पर आवर, लिखा हुआ सवाल में, चेक करना। तो इस पे ये कितने घंटे काम करती है, इस पे कितने घंटे काम होते हैं, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। 120 घंटे, ये 20 था, 5 था, 100 घंटे थे, ये 15 था, 6 था, 90 घंटे। 120 को मल्टीप्लाई कर दें 10.5 से तो डायरेक्ट लेबर आ जाएगी मशीन ए की। करें सर किससे मल्टीप्लाई करना है, 35 से? 10.5 है ना, पीछे देखो ना सवाल में बेटा, सवाल आपने निकालना है। जी जी आपने निकालना है। तो सर डायरेक्ट लेबर को मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क से। जी जी बिल्कुल, रेट को मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स वर्क से, वो 120 है तो 1260 आ जाएगा। फिर 100 को करेंगे 10.5 से तो 1050 1050 90 को करेंगे 10.5 से 945 तो वो 945 आ जाएगा। 945। जी अब मैंने निकालने वेरिएबल ओवरहेड्स, तो बताएं वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट कितने दिए हुए क्वेश्चन में, देखें। सॉरी आवर्स 12 12 पर आवर है, पर डायरेक्ट लेबर आवर है। हाँ तो डायरेक्ट लेबर आवर्स ये दिए हुए ना, आपने निकाले तो हैं। जी 20 मल्टीप्लाई बाय 12, 120 100 और वो 120 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, 1440। फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 12, 1200 और 90 1200 12, 1080।
सेटअप कॉस्ट 1080 उसने बता दिया, सेटअप कॉस्ट 200 है, मशीन ए की फिक्स्ड है ये, मशीन बी कितनी है? 330 330 और मशीन सी की, और मशीन सी की 600। इसका हम कर लेंगे टोटल, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी मशीन ए की, बी की और सी की। अब सवाल ही उठता है कि सर टोटल कॉस्ट निकाल किस लिए रहे हैं? और भाई हमने देखना है जो मशीन हमें 3000 रॉड 11090 सस्ते में, उसको हम ऑप्ट करेंगे ना। 11900 जी पहले कितना आ रहा है टोटल? 11900 सर 11580 11625 बताएं विच मशीन वी शुड ऑप्ट फॉर? सर डेफिनेटली सी, डेफिनेटली सी नहीं, नहीं बी। because B machine is basically incurring the least cost and producing 3000 rods for us. सबसे कम टाइम लेके सबसे ज्यादा रॉड जो है वो हमें बना के दे रही है मशीन बी, तो विल गो फॉर मशीन बी। हम मशीन बी को सिलेक्ट करेंगे अच्छा और मशीन बी को हम ऑप्ट करेंगे बनाने के लिए। डिसीजन के लिए सर कितनी ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, नहीं? जी हाँ बिल्कुल, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरह से ही हमें सॉल्व करने हैं। इसको मिटा दो जी, लिख लिया आपने तो मुझे बताएं ताकि हम इसको आगे चल सकें। यस यस सर हमने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स क्यों नहीं चेंज किए, वो हमने एज इट इज क्यों लिख दिए 3000 के लिए भी? नंबर ऑफ ऑपरेटर्स तो हमने चेंज किए बेटा, मशीन ए पे 4 है, मशीन बी पे 5 है, मशीन सी पे 6 है। सर वो जो बाद में चेंज हो रहे हैं वो अगले पार्ट के लिए कह रहे हैं, उस पार्ट के लिए नहीं कह रहे। सर ये तो हमने वो लिखे हुए हैं जो पुराने 100 रॉड्स बनने पे इतने होने चाहिए थे, अब तो 3000 रॉड्स बन रहे हैं, तो चेंज होने चाहिए। नहीं बेटा, उसने ऐसा कहीं नहीं कहा, उसने 3000 रॉड का ही कहा है। कब उसने कहा है कि एक रॉड पे लगती है ऑपरेटर्स? कब कहा है उसने? सर 100 रॉड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें 4 ऑपरेटर्स लग रहे हैं, तो 3000 पे ज्यादा लगेंगे। नहीं समझ, आप बात समझी नहीं हो यार, 4 ऑपरेटर की बात नहीं है, 4 बंदे हैं, उतना ही ज्यादा काम उन्हें करना पड़ेगा, उनके घंटे ज्यादा लगेंगे, ऑपरेटर तो उतने ही लगेंगे। ओके वो ज्यादा काम करेंगे तो काम तो सर मशीन ने करना है। काम तो मशीन ने करना है। ठीक है। सर आज रजिस्टर का सफा बच गया मेरा। जी आगे चलते हैं जी, अब हम इस पॉइंट से आगे नेक्स्ट देखते हैं। यार नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि आपने इट हैज बीन सजेस्टेड दैट बाय एडिंग वन एडिशनल ऑपरेटर टू ईच मशीन, हम एक ऑपरेटर मजीद बढ़ा रहे हैं, अब बढ़ा रहे हैं हम एक ऑपरेटर मजीद, यानी जहां 4 है वहां 5 हो जाएंगे, जहां 5 है वहां 6 हो जाएंगे, जहां 6 है वहां 7 ऑपरेटर हम यूज कर लेंगे। तो कह रहा है तो बताएं जी, देयर वुड बी एन एफिशिएंसी सेविंग ऑफ 10% ऑन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 10% सस्ता हो जाएगा, सेविंग होगी उसकी। पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 3, 9000 10% सेव हो जाएगा, 0.3 सेव हो जाएगा ना 3 में से, तो ये कितना हो जाएगा? 2.7 का हो जाएगा। अच्छा, द रेट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 20%, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया 20% का मतलब इसका ये है, कौन बताएगा इसका मतलब? सर जहाँ पे 100 प्रोड्यूस हो रहे थे पहले, अब वहां पे सर 20% ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल सही, जहाँ 150 हो रॉड्स रहे जो थे। पर मशीन आवर है वो बढ़ गई है, नंबर ऑफ रॉड्स पर मशीन आवर बढ़ गई है,
देखें, मैं आपको समझाता हूँ वापस और इस डाटा के ऊपर लिखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी कहता है 3000 ही है। प्रोडक्शन रेट पर आवर 100 से बढ़ के 120 हो गया इसका। उसका 150 से बढ़ के 20% बढ़ जाएगा ना। 150 का 20% कितना होता है? 180। उसका 180 हो जाएगा। और लास्ट वाले का 20% बढ़ेगा तो वो 240 हो जाएगा उसका। और ऑपरेटर्स भी बढ़ गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 6 हो गए, इसमें 7 हो गए। ठीक है जी। जी ऑपरेटिंग आवर्स मैंने थोड़ा सर आवर्स निकालने हैं पहले। और डायरेक्ट लेबर आवर्स बराबर कितने हो जाएंगे इसके? 120 इंटू 5, ये 600। सर 25 पहले के 25। 25 नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया। मैंने भी गलत कर दिया। यहाँ पे ना 120 रेट है और ऑपरेटिंग आवर 3000 पर कितने लगेंगे हमारे अब? 25। सर 3000 डिवाइड बाय 120 करेंगे ना जी जी बिल्कुल। ऑपरेटिंग आवर्स निकालने के लिए? जी बिल्कुल। तो सर 25 आता है का। जी इसके 25 आवर्स लगेंगे। इसके 16.7 और तीसरे के 12.5। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके 125 आ जाएंगे आवर्स जो हैं। हाँ जी। और इसके कितने आ जाएंगे बाकियों के? एक मिनट सर, 16.7 सर 100.2। क्या? 100.2 वो 100 ही हो गया ना, 100.2 बस 100 ही है जी। चलें ठीक है। और तीसरे का 87.5। 0.5 आवर्स। अब इस डाटा के हिसाब से 88 कर लें। अब इस डाटा के हिसाब से आपने क्वेश्चन पूरे को दोबारा सॉल्व करना है, यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी निकालनी है। डायरेक्ट मटेरियल 3000 इंटू 0.7 आ जाएगा। मैं दोबारा जरा इस पर रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रोडक्शन रेट पहले 100 था ना, तो 3000 रॉड अगर आपने बनाने हैं और 1 घंटे में 100 रॉड बन रहे थे तो आपके 30 घंटे लग रहे थे। अभी भी आपने 3000 रॉड बनाने, लेकिन 1 घंटे में 120 रॉड बन रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो 25 घंटे में 3000 रॉड बन जाएंगे मशीन ए से। मशीन बे से 16 घंटे में और मशीन सी से 12.5 आवर्स में आपके रॉड बन जाएंगे। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बढ़ गए, एक एक वो 5, 6 और 7 हो गए, इसलिए लेबर आवर्स में चेंज आ जाएगा। बाकी इसी क्वेश्चन को हमने दोबारा सॉल्व करना है, तो इसको लिखने में जिसको मिटाना है असल में। सर लिख लिया। ये देखिए अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी कितनी लगेगी? वो आपकी लगती है 3000 इंटू 2.7, 8100 डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। इसमें भी 8100, इसमें भी 8100। डायरेक्ट लेबर 10.5 पर आवर थी। इसमें कितने आवर यूज हो रहे हैं अब? 25, सॉरी 25 कह रहा हूं, 125 है, 125 है, 100 है और 87.5 है। इनको मल्टीप्लाई कर दें 10.5 से बारी बारी।
10.2 सर ये पहले वर्ग आ गया 1312.5 क्या 1312.5 ठीक है, दूसरे का आ गया 1050 तीसरे का आ गया 191875 जी नहीं 918.75 होगा। जी जी आगे 125 को आप मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ तो वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। सर 1500 1200 100 को मल्टीप्लाई कर दें 1200 आ जाएंगे, 87.5 को कर दें 1050 सेटअप कॉस्ट उतनी की उतनी रह रही है, एक में 200 है और दूसरे में कितनी है जी? 330 और तीसरे में 600 अब आप टोटल कर लेंगे इसका तो आपके पास टोटल सर एक आ रहा है टेट्रा 1 2.5 और 10680 सर 83568.75 83568.75 आपने यहाँ सेकंड वाली गलत निकाली है, इसमें कैलकुलेशन गलत किया आपने। सर दोबारा कर लेते हैं। हाँ गलत है। ओ सर एक से तो 0 ज्यादा डाल दिया। सर 1066.688.575 106668.75 किसकी? सी की तो ए की भी गलत है। सर एक ही कैसे गलत है? एक ही ठीक है साल सर। से ही नहीं करवा रहा ये बंदा। यार आदि तू किधर था इतने दिन? सस्ती सर वो हूँ मैं, एक ही तो सस्ती ठीक है, खाती। एक ही तो ठीक है सर। सर दोबारा सी की बोलेंगे। 11,112.5 11,112 ठीक है, तो सबसे कम किसमें आती है? सबसे कम कॉस्ट किसी की सर सी की है 10,668.5 68 38 नहीं 68 बी की भी गलत है। नहीं बी की ठीक है, सी की 10,668.75 तब भी सी ही अडॉप्ट करेंगे। ये चीज अडॉप्ट करेंगे मशीन सी में कॉस्ट सबसे कम आ रही है। नहीं सर बी नहीं अडॉप्ट करेंगे क्योंकि वो तो 68 है, ये 680 है। नहीं वही अडॉप्ट करेंगे 688। तो मशीन सी को हम ऑप्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप दोबारा चाहे देखिएगा एक दफा। और एक्सक्यूज मी सर, जी सर आप इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देंगे सर? हाँ जी भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। सर मुझे भी दोनों भेज दीजिएगा। जी ठीक है। थैंक यू सर। और कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं सर। ये हमने डिसीजन मेकिंग का पहला क्वेश्चन किया है, और इसी तरह के अजीब अजीब सवाल डेफिनेटली यू विल फाइंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन डिसीजन मेकिंग, और हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।
यही टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे टफ है मार्जिनल कॉस्टिंग का। बाकी टॉपिक ओके सर।